नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि 2024 का नया संस्करण मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। इस नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित वन लाइनर पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट से। यहाँ पर सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो याद रखिएगा 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संस्करण था। तो याद रखिएगा जो 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, ये इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। तो याद रखेंगे 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच हुआ और ये 10वां संस्करण था। क्लियर है? तो आपको रिलेट कर लेंगे 10 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 10वां संस्करण था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस कब मनाए जाने की अधिसूचना जारी की। तो याद रखेंगे पोइला वैसाख को। पोइला वैसाख का मतलब क्या है? बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। क्लियर है? तो याद रखेंगे बंगाली नववर्ष के प्रथम दिन अर्थात पोइला वैसाख को पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे किस रूप में? पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है, पोइला वैसाख को। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। तो याद रखेंगे बांग्लार माटी बांग्लार जल। बांग्लार माटी बांग्लार जल को पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किया है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो बांग्लार माटी और बांग्लार जल गीत है ये किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। क्लियर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जल, इस गीत को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य गीत घोषित किया है। क्लियर? और इसी के साथ याद रखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो राज्य दिवस होगा यानी बंगाल स्थापना दिवस, वो कब मनाया जाएगा? पोइला वैसाख को, जो कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होगा। क्लियर? अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। तो याद रखेंगे गुजरात राज्य का जो सूरत हवाई अड्डा था उसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया। किसको? सूरत हवाई अड्डे को। ये जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है ये 15 दिसंबर 2023 को। क्लियर? तो महत्वपूर्ण ये है कि सूरत हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां पर लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। कहां पर? आईआईटी कानपुर में। और कब? 14 दिसंबर 2023 को। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो कानपुर आईआईटी में भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया, ये किसकी साझेदारी में किया गया। तो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर की साझेदारी थी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की कोलैबोरेशन से भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कानपुर आईआईटी में लॉन्च किया गया। क्लियर है? कोटक महिंद्रा बैंक याद रखेंगे और आईआईटी कानपुर। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया। तो याद रखिएगा कैश फॉर क्वेरी यानी पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में टीएमसी की सांसद है अर्थात अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। क्या नाम है? महुआ मोइत्रा। इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है 8 दिसंबर 2023 को। क्लियर है? और ये जो टीएमसी की सांसद थी महुआ मोइत्रा, जिनको कैश फॉर क्वेरी के मामले में लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया, ये 2019 में किस लोकसभा सीट से जीत कर आई थी। तो याद रखेंगे महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की एक कृष्णानगर लोकसभा सीट है, वहीं से महुआ मोइत्रा चुनाव जीतकर आई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी? कृष्णानगर सीट से, पश्चिम बंगाल। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई। तो याद रखेंगे जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 आई है ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की। क्लियर है? और ये 3 दिसंबर 2023 को आई। अब इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में जो 445.9 थी वो घटकर 2022 में कितनी हो गई। तो याद रखिएगा 2022 में 422.2 हो गई। क्लियर? तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एनसीआरबी ने 3 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। और इस क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर
अपराध दर जो वर्ष 2021 में 445.9 था, ये घटकर 2022 में 422.2 हो गया। क्लियर है? तो कितने की कमी हुई? तो आपका जवाब होगा 23.7 की कमी हुई। क्लियर है? तो ये डेटा भी याद रखेंगे, 23.7 की कमी हुई। क्लियर है? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया? तो याद रखेंगे, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध कोलकाता में दर्ज किया गया। कहां पर? कोलकाता में। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे, विश्व का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है, इसका अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। और इस अस्पताल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। क्लियर? और इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो याद रखेंगे, भीष्म परियोजना के तहत। अगर मैं इस पूरी बात को, इन तीनों प्रश्नों को अगर एक लाइन में समराइज कर दूं, तो आप ये कहेंगे कि भीष्म परियोजना के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किया गया। क्लियर है? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे, किस परियोजना के तहत आरोग्य मैत्री एंड क्यूब हरियाणा के गुरुग्राम में? तो याद होगा आपको, भीष्म परियोजना के तहत। क्लियर? और ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी दी है। और ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ये किसके लिए? संवेदनशील जनजातियों के लिए। क्लियर? अब देखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना के संदर्भ में एक बात और आपको याद रखना होगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, इसकी जो घोषणा की गई थी, वो प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर 2023 को मनाया गया, उसी दिन खूंटी झारखंड में इसकी घोषणा की थी। क्लियर है? खूंटी झारखंड में इसकी घोषणा की थी। देखिए, इसमें एक थोड़ी सी बात समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी झारखंड से 15 नवंबर 2023 को एक संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। क्लियर है? तो ये भी बात याद रखिएगा कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से हुआ। और इसी 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन खूंटी झारखंड में ही इस अभियान की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस योजना का नाम क्या है? जिस अभियान? प्रधानमंत्री जनमन योजना। क्लियर है? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे, पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में। अगर मान लीजिए इसका जिला पूछ ले, तो याद रखिएगा, पूर्वी सियांग में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन 29 नवंबर 2023 को किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, 29 नवंबर 2023 को ही महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHGS, इनको ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दी है। यानी ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना किसके लिए? तो याद रखेंगे, महिला स्वयं सहायता समूहों को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य में जो एम्स देवघर है, वहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। और कब किया गया? 30 नवंबर 2023 को। क्लियर? तो जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है, इसका उद्घाटन कहां पर? झारखंड के एम्स देवघर में। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, अब आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या होगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर? आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम होगा अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण आयोजित किया गया। 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच। और अगर ये पूछा जाए कि 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच जो दूसरा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया, यह आयोजन कहां पे हुआ? तो याद रखेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो याद रखिएगा, गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। किसको? घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो घोल मछली है इसको सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। क्लियर है? घोल मछली को सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं 21 नवंबर 2023, जिस दिन गुजरात सरकार ने ये डिसाइड किया कि घोल मछली गुजरात की राज्य मछली होगी, ये 21 नवंबर जो था ये विश्व मत्स्य दिवस था। क्लियर है? 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व मत्स्य दिवस कब, तो 21 नवंबर 2023 को। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि घोल मछली जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनोविया डाइकैंथस। क्या नाम है? प्रोटोनोविया डाइकैंथस। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे केरल के। क्लियर है? यानी केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात WTO के ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया। किसको? केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट में। कहां पर? तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। क्लियर है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर? तेलंगाना राज्य के सिद्धिपेट में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो साथी पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा जो साथी पोर्टल है इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे साथी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। और अगर मान लीजिए कि आपसे साथी पहल पोर्टल के फुल फॉर्म को पूछ लिया जाए, तब आप जवाब देंगे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ये फुल फॉर्म किसका है? साथी पोर्टल का। क्लियर है? और इस साथी पोर्टल को लॉन्च किया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। क्लियर है? अब मैं यहां पर एक बात ये पूछ रहा था कि अभी आपने कानपुर IIT का एक जगह और इन्वॉल्वेशन पढ़ा है, वो कहां था? तो दोनों को देखिए, जैसे कानपुर IIT आया दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि साथी पोर्टल ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा, और साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। और वहीं IIT कानपुर को जो मैंने अभी चर्चा की है कि IIT कानपुर ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन किया और भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अग्नि पहल है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अग्नि पहल को लॉन्च किया। और अग्नि का तात्पर्य क्या है? तो अग्नि का तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अग्नि का तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्लियर? तो याद रखेंगे आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसे अग्नि के नाम से जानते हैं, इसे केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया। अग्नि का मतलब इतना याद रखिएगा, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्लियर? तो तुरंत आप उसको आयुष मंत्रालय से कोरिलेट भी कर लेंगे। क्लियर? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? देखिए, यही लाभ होता है कोरिलेट करने का। उस प्रश्न में पूछा गया था अभी जो ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी प्रधानमंत्री जनमन योजना की। तो मैंने आपसे बताया था कि प्रधानमंत्री जनमन योजना को जो कैबिनेट ने मंजूरी दी वो नवंबर 2023 में दी। लेकिन उसके पहले जब 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री खूंटी झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर रहे थे, तो इसी 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से ही प्रधानमंत्री जनमन योजना की घोषणा की गई थी। क्लियर? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2023 को दो बातों के लिए आप याद रखिएगा, एक तो प्रधानमंत्री जनमन योजना की घोषणा की गई, पहली बात, और दूसरी बात याद रखेंगे कि 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी झारखंड से प्रारंभ की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को लॉन्च किया गया? क्लियर? तो याद रखिएगा 18 नवंबर 2023 को, किस तिथि को? 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को लॉन्च किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इस अभियान को 18 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेट यानी सिटी 2.0 ये चैलेंज कहां लॉन्च किया गया?
तो याद रखेंगे ये जो सिटी 2.0 है इसे नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। क्लियर है? कहां पर? नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 को। तो याद रखिएगा सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेट। क्लियर है? ये 2.0 है और इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और सिटी 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य के साथ सिटीज 2.0 चैलेंज को नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। और ये सिटीज 2.0 का मतलब क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेट 2.0। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के इटावा में उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां पर? इटावा में। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है शक्ति वंदन, इसका आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा जो देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम है अर्थात शक्ति वंदन, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति वंदन, इसका आयोजन किया गया। और यह आयोजन कब हुआ शक्ति वंदन? तो याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2023 को। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो 22 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया। क्लियर है? शक्ति वंदन कहां पर? गोंडा में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो याद रखिएगा उस ऐतिहासिक मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर। क्या नाम है? सांवरिया सेठ मंदिर। वो 2 अक्टूबर 2023 को यहां पर गए थे। देखिए इस प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। सीधे इसको प्रश्न स्टैटिक फॉर्मेट में बनाने का प्रयास किया जाए तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सांवरिया सेठ मंदिर कहां पर है? और ऑप्शन में लिख देगा राजस्थान के कई जिलों के। वहां पर आप ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़। क्लियर है? तो सांवरिया सेठ मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दौरा किया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो भारत का पहला महिला थाना है ये भोपाल मध्य प्रदेश का है, जिसे ISO 9001-2015 का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो ये भारत का पहला महिला थाना कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। क्लियर? और इसको ISO को कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? ISO 9001-2015। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखेंगे देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम रखा गया है नमो भारत। क्या नाम रखा गया है? नमो भारत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे CBI, जिसको आप कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो CBI ने 19 अक्टूबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र 2 इसका प्रारंभ किया है। क्लियर है? तो ये जो ऑपरेशन चक्र 2 है इसका प्रारंभ किसने किया है? CBI के द्वारा, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। और कब किया गया? 19 अक्टूबर 2023 को। अब अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो CBI ने इस ऑपरेशन चक्र 2 का प्रारंभ 19 अक्टूबर 2023 को किया, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में कहूं तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ CBI के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत ऑपरेशन चक्र 2 नाम से 19 अक्टूबर 2023 को की गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध किससे है? संगठित साइबर अपराध से। और किसके द्वारा? तो CBI के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे जो सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय है इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे सामऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय कहां पर है? गुजरात के गांधीनगर में। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। क्लियर है? और अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति से। क्लियर है? तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गुजरात राज्य के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे उस सरकारी मंच का नाम है मेरा युवा भारत। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो मेरा युवा भारत है ये एक सरकारी मंच है जो कि
युवा विकास के लिए डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को। क्या नाम है इस मंच का? मेरा युवा भारत। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो जलीय जीव घोषित किया गया है ये गांगे डॉल्फिन को किया गया है। किसको? गांगे डॉल्फिन को। अब देखिए, जो गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया है गांगे डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। और अगर मैं ये पूछ लूं कि जो प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है यानी गांगी डॉल्फिन है जिसको उत्तर प्रदेश ने अपना जलीय जीव घोषित किया है, ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में है? तो याद रखेंगे, ये जो गांगी डॉल्फिन है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में है। और एक बात और याद रखिएगा कि 2009 में, कब? 2009 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्लियर? गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्लियर? इस पूरी बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरस्स्थल कहां पर है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है ये तमिलनाडु के तट मंदिर पे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहां पर? तमिलनाडु राज्य के तट मंदिर। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर। कहां पर? तमिलनाडु में। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है वो कौन है? तो याद रखिएगा, उस दूसरे राज्य का नाम है राजस्थान। 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान देश का वो दूसरा राज्य था जिसने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। तो पहला राज्य कौन था? तो याद रखेंगे, देश का वो पहला राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया उस राज्य का नाम है बिहार। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के नीमच में। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य के नीमच में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई। और अगर इसकी क्षमता आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 1440 मेगावाट की। क्लियर है? तो याद रखेंगे, 1440 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश राज्य के नीमच में रखी गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में आई दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो दक्षिण लोहनक झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये जो सिक्किम राज्य है यहां पर बाढ़ के कारण एक झील काफी चर्चा में रही थी, उस झील का नाम है दक्षिण लोहनक। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विजयपुर औरैया फूलपुर ये जो पाइपलाइन परियोजना है किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो याद रखेंगे, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। क्लियर? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो विजयपुर औरैया और फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है जिसे 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, किन राज्यों में विस्तृत है? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो याद रखेंगे, विजयपुर औरैया और फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त है। किसको? उत्तर प्रदेश को। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे, 7 अक्टूबर 2023 को। क्लियर? तो 7 अक्टूबर 2023 को पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया। अब अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो नीलगिरी तहर है ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? तमिलनाडु का। क्लियर? तो याद रखेंगे, तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर, जिसके नाम पर पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को, नीलगिरी तहर दिवस। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखेंगे, जो पुराना संसद भवन है इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? संविधान सदन के नाम से पुराने संसद भवन को जाना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 21 सितंबर 2023 को आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य के ओंकारेश्वर में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य के ओंकारेश्वर में। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के ओंकारेश्वर में ये जो स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि किस पर्वत पर यह है? तो याद रखेंगे, ये मानधाता पर्वत पर। क्लियर?
और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है ये कितने फीट ऊंची है, तो याद रखेंगे 108 फीट ऊंची। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो आप ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण 21 अक्टूबर 2023 को किया गया। क्लियर है? तो ये पूरी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो याद रखेंगे जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 था इसे लोकसभा से 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया, और जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 था इसे राज्यसभा से तो याद रखेंगे 21 सितंबर 2023 को। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है इसे आप किस नाम से याद रखेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 को क्या नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, और इसे लोकसभा से 20 सितंबर को और राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा रहा है कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था। तो याद रखिएगा ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 था ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जब इसको संसद में एज ए विधेयक पेश किया गया तब इसका क्रम क्या था, 128वां, इसीलिए कहा गया कि ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन जब इसको पारित करा दिया गया संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से, तब ये क्या बन गया, तब ये अधिनियम, तो ये फिर किस क्रम में पारित हुआ, तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, एज ए विधेयक पूछा जाए प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वहां पर विधेयक शब्द लिख दे, संविधान संशोधन विधेयक, तब आप उसको कहिएगा कि ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। और अगर ये पूछा जाए कि किस क्रम का ये संविधान संशोधन अधिनियम था, तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। क्लियर? दोनों बात याद रखेंगे, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो याद रखेंगे मिथुन को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो याद रखेंगे उस परियोजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। तो याद रखेंगे कारीगरों के कौशल विकास की बात हो, चाहे उनको टूल किट प्रोवाइड कराने की बात हो, इन सभी उद्देश्य के लिए, और ये कारीगर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के होंगे, इसलिए जो योजना प्रारंभ की गई 17 सितंबर 2023 को, उस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन कब हुआ, 17 सितंबर 2023 को। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है यशोभूमि। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक जिसका प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है, यशोभूमि। क्लियर है? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो MICE है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे MICE का फुल फॉर्म है M फॉर मीटिंग्स, I फॉर इंसेंटिव्स, C फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड E फॉर एग्जीबिशंस। क्लियर है? तो यानी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी। क्लियर है? और जो विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक है जिसका प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है, यशोभूमि। क्लियर है? तो ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में। कहां पर? मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। तो एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहां पर, बीना रिफाइनरी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। क्लियर है? कब? 12 सितंबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन। क्लियर है? और ये किसने लॉन्च किया है, भारतीय सेना ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारतीय सेना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ये प्रोजेक्ट था पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नमन। क्लियर? तो यहां पर दो बातें पूछी जा सकती हैं कि प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब होगा भारतीय सेना द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट नमन का संदर्भ किससे है, तब आप बताएंगे कि पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण से। क्लियर? और लॉन्च कब किया गया, 5 सितंबर 2023 को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा केंद्रीय कैबिनेट ने जो उज्ज्वला योजना है उसको 2025-26 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। क्लियर है? तो याद रखेंगे उज्ज्वला योजना को कब तक विस्तारित करने की मंजूरी मिली? 2025-26 तक। क्लियर है? अगला देखिए, ये विस्तारित वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो याद रखिएगा जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 आया, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिन टॉप 3 शहर की बात हुई है, उसमें पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पर आगरा है और तीसरे पर ठाणे। क्लियर है? यहां पर आगरा को आप उत्तर प्रदेश स्पेशल से कोरिलेट कर लेंगे कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है, तो याद रखेंगे आगरा। या ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का आगरा किस क्रम पर है, तो दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? तो इसलिए आप टॉप 3 तीनों याद रखेंगे, इंदौर पहले पर है, दूसरे पर आगरा और तीसरे पर ठाणे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रखने की मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे अब ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या होगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है? अब यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के भी 3 ऐसे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले गए। अब उन स्टेशनों को भी यहीं पर कोरिलेट कर देते हैं। एक स्टेशन है प्रतापगढ़। याद रखिएगा जो प्रतापगढ़ जंक्शन है इसका नाम अब होगा मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रतापगढ़ जंक्शन होगा उसका नाम होगा मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। क्लियर है? दूसरा स्टेशन है जिसका नाम है अंतु स्टेशन। अंतु स्टेशन, ये जो अंतु स्टेशन है इसका नाम होगा मां चंद्रिका देवी धाम अंतु। मां चंद्रिका देवी धाम अंतु, ये अंतु स्टेशन का नया नाम होगा। और जो तीसरा स्टेशन है उसका नाम है विश्वनाथगंज। और ये जो विश्वनाथगंज है इसका नाम क्या होगा? तो विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम होगा सनी देव धाम विश्वनाथगंज। क्लियर? तो ये तीनों स्टेशन उत्तर प्रदेश के, और इस ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो परिवर्तित हुआ है ये पेपर के में आने की प्रबल संभावना है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा का प्रारंभ किया गया? तो याद रखेंगे सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा का प्रारंभ किया गया। क्लियर है? तो जटायु क्रूज सेवा कहां पर? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में सितंबर 2023 में शुरू किया गया। क्लियर है? तो जटायु क्रूज सेवा कहां पर? सरयू नदी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है वो कहां पर? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। कहां पर? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। तो ये बात याद रखेंगे कि भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां पर? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक और आपने प्रशिक्षण केंद्र पढ़ा था और वो उत्तर प्रदेश का पहला था। वो कौन था? जरा मैं यहीं पर कोरिलेट कर रहा हूं। तो आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इसका लोकार्पण कहां हुआ था? तो याद रखिएगा इटावा में। कहां पर? इटावा में। क्लियर है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का अगर पहला ग्लास स्काई वॉक पूछा जाए कहां बनाया जा रहा है तो आप जवाब दीजिएगा चित्रकूट में। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र तो सीधा जवाब दीजिएगा इटावा। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तब आप जवाब देंगे गोंडा। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भव कार्यक्रम का जो उद्घाटन है या जो आयुष्मान भव अभियान है इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया गया। अच्छा, अभी आपने गुजरात के गांधीनगर को एक संदर्भ में और पढ़ा था, वो संदर्भ याद है आपको? मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति से संबंधित है सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय, इसका उद्घाटन भी गांधीनगर गुजरात में हुआ था। क्लियर है? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। आयुष्मान भव अभियान गांधीनगर गुजरात में, इसका उद्घाटन हुआ 13 सितंबर 2023 को, और साथ ही साथ 1857 की क्रांति से संबंधित सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में। क्लियर है? अगला देखिए, तो इस प्रकार यहां पर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट थे वो अगला जो पार्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। देखिए अब हम लोग यहां से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट को कवर करेंगे। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की है? तो याद रखेंगे आप पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। क्लियर है?
और अगर आपसे यहां पर अगर पूछ लिया जाए स्टैटिक पार्ट से कि पोलैंड की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा वार्सा। क्या नाम है? वार्सा। तो याद रखेंगे पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। क्लियर? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे 12 दिसंबर 2023 को मर्सर के द्वारा क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे मर्सर की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 है उसमें 241 शहरों को शामिल किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मर्सर ने क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की जिसमें 241 शहर हैं उसमें टॉप 3 पर कौन से शहर है? तो याद रखिएगा इसमें जो पहली रैंक पाई है वो वियना ऑस्ट्रिया ने पाई है, दूसरी रैंक ज्यूरिख ने पाई है जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, और जो तीसरा शहर है तीसरे रैंक पर वो है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि मर्सर की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 है उसमें टोटल 241 शहर हैं जिसमें पहले स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया, दूसरे स्थान पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर ऑकलैंड न्यूजीलैंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 है इसमें भारतीय शहर कितने शामिल हैं? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि इसमें 7 भारतीय शहर शामिल हैं। कितने भारतीय शहर हैं? 7 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लें कि इसमें भारतीय शहर जो है उनकी रैंकिंग क्या है। तो याद रखिएगा इसमें 153वें स्थान पर हैदराबाद है जो कि तेलंगाना राज्य में है, 154वें स्थान पर पुणे है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, 156वें स्थान पर बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक राज्य में है, 161वें स्थान पर चेन्नई है जो कि तमिलनाडु राज्य में है, 164वें स्थान पर मुंबई है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, और 170वें स्थान पर कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, और 172वें स्थान पर नई दिल्ली है। क्लियर है? तो नई दिल्ली का तो बिल्कुल आप स्पष्ट याद रखेंगे 172वें स्थान पर है। ये किसकी बात हो रही है? ये मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 की बात हो रही है। क्लियर? तो इसमें ये याद आप रखेंगे हैदराबाद 153वें स्थान पर, पुणे 154वें पर, बेंगलुरु 156वें स्थान पर, चेन्नई 161वें स्थान पर, मुंबई 164वें स्थान पर, कोलकाता 170वें स्थान पर और नई दिल्ली को 172वां स्थान मिला है। और इस मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में टोटल 241 शहरों में भारत के 7 शहर शामिल हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GRCA कहां लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है इसको दुबई में लॉन्च किया गया। और किस सम्मेलन के दौरान? तो याद रखेंगे COP28 के दौरान। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जो COP28 का आयोजन है वो कहां पर हुआ था? दुबई में। और इसी COP28 के दौरान दुबई में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो याद रखेंगे 11। क्लियर है? तो जो दुबई में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA लॉन्च किया गया उसमें भारत सहित टोटल 11 देश शामिल हैं। अब जरा भारत के अलावा अन्य देशों के नाम भी देख लीजिए जो GRCA में शामिल हैं। इसमें भारत के अलावा डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका शामिल है। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली। क्लियर है? तो नई दिल्ली की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच GPAI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो याद रखेंगे ये केन्या के राष्ट्रपति। क्लियर? तो याद रखेंगे केन्या के राष्ट्रपति का नाम क्या है? विलियम समोई रूटो। और ये भारत की यात्रा पर 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच थे। क्लियर? तो याद रखेंगे विलियम समोई रूटो ये कहां के राष्ट्रपति? केन्या के, और 4 से 6 दिसंबर 2023 के बीच वो भारत की यात्रा पर थे। अच्छा, केन्या की राजधानी नैरोबी। क्लियर? तो इसको भी इस तरह देखिए, करंट में जो देश रहते हैं चर्चा में उन्हीं की कई बार राजधानी आपसे स्टैटिक में पूछ ली जाती है, तो जरा उसको भी कोरिलेट करते हुए चलिए। क्लियर? तो केन्या की राजधानी नैरोबी, और अभी आपने पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को पढ़ा था, और पोलैंड की राजधानी वार्सा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे 5 से 8 दिसंबर 2023 को
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ये सत्र है जो कि 18वां है और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का ये सत्र है, ये कहां आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे बोत्सवाना के कसानी में। कहां पर? बोत्सवाना के कसानी में। क्लियर? और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया। क्लियर है? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा किया गया। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि 5 से 8 दिसंबर 2023 को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र का आयोजन बोत्सवाना के कसाने में किया गया। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे, ये क्रम भी आप याद रखेंगे 18वां। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया? तो याद रखेंगे उस नृत्य का नाम है गरबा। यानी गरबा को ये जो यूनेस्को द्वारा बोत्सवाना के कसानी में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र का आयोजन 5 से 8 दिसंबर 2023 को हुआ, इसमें गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। और ये गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सीधा जवाब होगा गुजरात राज्य से। क्लियर हो गया? और एक फैक्ट और इसके संदर्भ में याद रखिएगा कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, यानी किस क्रम की? तो याद रखेंगे ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है भारत की। क्लियर है? कौन? गरबा नृत्य गुजरात का। क्लियर है? तो ये क्रम याद रखेंगे, ये जो गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है जिसको यूनेस्को की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, तो ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो याद रखेंगे अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। ये जो टेलर स्विफ्ट हैं इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन? टेलर स्विफ्ट। और ये टेलर स्विफ्ट कौन है? तो ये अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीईओ ऑफ द ईयर 2023 कौन चुना गया? तो याद रखेंगे सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है सैम ऑल्टमैन को। ठीक है? ओपन एआई से संबंधित हैं सैम ऑल्टमैन, जिनको सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। क्या नाम है? सैम ऑल्टमैन। और किससे संबंधित है? ओपन एआई से। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन चुना गया? तो याद रखेंगे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को चुना गया। किसको? लियोनेल मेसी को। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 सैम ऑल्टमैन को, और एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई? तो याद रखेंगे ये सूची फोर्ब्स द्वारा जारी की गई। क्लियर है? अब अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है 5 दिसंबर 2023 को, इसमें टॉप 3 पर कौन है? तो याद रखिएगा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो सबसे पहले स्थान पर हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लियन। ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। क्लियर? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियन और ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीना लैगार्ड। क्या नाम है? क्रिस्टीना लैगार्ड। और ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियन पहले स्थान पर, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लैगार्ड, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। क्लियर? तो ये टॉप 3 आप याद रखेंगे। अब हम अगर बात कर लें कि दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो सबसे पहले तो आप उनकी टोटल संख्या याद रखिएगा 4 महिलाओं को। क्लियर? 4 महिलाओं को इस जो फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची है उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। अब देखिए इसमें एक नाम है निर्मला सीतारमण का, जो क्या है? वित्त मंत्री हैं। इनकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो है 32वीं। क्लियर है? भारतीय महिलाओं में पहले स्थान पर है, लेकिन इनकी समग्र रैंकिंग कितनी है? 32वीं। क्लियर है? यानी टॉप 100 में इनका रैंक है 32वां। किसका? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत सरकार। दूसरे स्थान पर इसमें रोशनी नाडार मल्होत्रा जी हैं। क्लियर? तो रोशनी नाडार मल्होत्रा का जो ओवरऑल रैंक है वो है 60वां। तीसरे नंबर पे सोमा मंडल है। सोमा मंडल जी का जो ओवरऑल रैंकिंग है वो है 70वीं। और इसमें चौथी जो महिला है वो है किरण मजूमदार शाह, इनकी ओवरऑल रैंकिंग है 76वीं। क्लियर? तो निर्मला सीतारमण 32वें रैंक पर, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सोमा मंडल 70वें स्थान पर, और किरण मजूमदार शाह को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है?
6 दिसंबर 2023 को। तो याद रखिएगा उस देश का नाम है इटली। यानी 6 दिसंबर 2023 को इटली ने इस बात की घोषणा की कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होगा। अब देखिए दिसंबर की बात हो रही है तो नवंबर में भी एक देश ने इसी प्रकार की घोषणा की है। जरा उस देश को भी यहीं कोरिलेट कर लीजिए। नवंबर में फिलीपींस ने इस बात की घोषणा की कि वो चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से बाहर होगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे नवंबर में फिलीपींस ने घोषणा की और दिसंबर में इटली ने कहा कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो बाहर हो गए। क्लियर? तो फिलीपींस और इटली। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा भारत ने स्वीडन के साथ, किसके साथ? स्वीडन के साथ मिलकर लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया 1 दिसंबर 2023 को। अब यह प्रश्न उठता है कि जो भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर 1 दिसंबर 2023 को लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया, इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे लीड आईटी 2.0 का नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। क्या नाम है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। क्लियर? तो ये लीड का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, लीड आईटी का। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है भारत। यानी भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। किसको? भारत को। और कब किया गया? 1 दिसंबर 2023 को। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा 2024-2025 के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत को द्विवर्षीय कार्यकाल 2024-25 के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। और अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा इसमें 63 देश शामिल हैं। किसमें? 63 देश हैं और एक यूरोपीय संघ। क्लियर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसको 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया, जिसमें 63 देश और यूरोपीय संघ है, इसमें प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। इसमें जो रैंकिंग प्राप्त की है वो चौथे स्थान से। तो इसमें चौथी रैंकिंग प्राप्त की है डेनमार्क ने, 5वीं रैंकिंग प्राप्त की है एस्टोनिया ने और 6वीं रैंकिंग प्राप्त की है फिलीपींस ने। क्लियर? तो याद रखेंगे 8 दिसंबर 2023 को जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें 63 देश और एक यूरोपीय यूनियन था, उसमें चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया और 6वें पर फिलीपींस। क्लियर कट याद रखिएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, तो याद रखेंगे भारत की रैंकिंग 7वीं है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्लियर है? 7वीं रैंकिंग है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा यूएनईपी ने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस यूएनईपी के ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो याद रखेंगे G20 देशों की 82% की हिस्सेदारी है 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन। कितने प्रतिशत? 82%। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो याद रखेंगे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिसंबर 2023 में की गई है। क्लियर? तो याद रखेंगे अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल के लिए जो प्रारंभ है वो किसने किया? दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर एक लाइन में समराइज करें तो दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। क्लियर है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पहल का नाम क्या है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल। और उद्देश्य क्या है? 2027 तक। ये डेडलाइन याद रखिएगा। हो सकता है कि कथन में यही डेडलाइन चेंज कर दे।
तो याद रखेंगे 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना ये उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग, क्या नाम है, ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। और ये पहल लॉन्च कहाँ की गई? तो याद रखिएगा ये पहल जो है यूएई के दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो यूएई के दुबई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया। क्लियर है? तो ग्रीन राइजिंग पहल किसके द्वारा? भारत और यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। और कहां पर लॉन्च की गई? COP28 दुबई में। अच्छा, COP28 दुबई में एक पहल और लॉन्च की गई थी जिसकी चर्चा अभी हो चुकी है। वो पहल आपको याद है? मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। उस पहल का नाम है GRCA यानी ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। और ये दुबई में हुई थी और आपको याद होगा इसमें भारत सहित 11 देश इसमें शामिल हैं GRCA में। क्लियर? तो ये बात भी आप याद रखेंगे और साथ ही साथ याद रखेंगे कि यूनिसेफ ने भारत के कोलैबोरेशन से ग्रीन राइजिंग पहल को भी COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान दुबई में लॉन्च किया। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण दोहा कतर में आयोजित हुआ 28 और 29 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर है? अच्छा, ये जो WISE है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो WISE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। तो याद रखेंगे वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन अर्थात WISE का जो शिखर सम्मेलन है 11वां, वो दोहा कतर में 28 और 29 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। क्लियर है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो WISE का 11वां संस्करण हुआ शिखर सम्मेलन का जो कि दोहा कतर में आयोजित हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी थीम थी रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जो WISE का 11वां शिखर सम्मेलन दोहा के कतर में हुआ, इसकी थीम थी रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को WISE प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखेंगे ये जो WISE प्राइज फॉर एजुकेशन है, ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है जिनका नाम है सफीना हुसैन। क्लियर है? तो ये नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि WISE प्राइज फॉर एजुकेशन पाने वाली पहली भारतीय महिला है, उनका नाम है सफीना हुसैन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं 27 नवंबर 2023 को। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? तो याद रखेंगे उस मंदिर परिसर का नाम है अंकोर वाट मंदिर और ये कहां पर है? कंबोडिया में। क्लियर है? तो याद रखेंगे एक लाइन में, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है उसने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में अपना स्थान दर्ज किया है। क्लियर है? यानी विश्व का 8वां आश्चर्य अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया का, और उसने किसको पीछे छोड़ा है? इटली के पोम्पेई को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसे चुने गए? तो याद रखिएगा जो अफ्रीकी देश लाइबेरिया है वहां नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे इनका नाम है जोसेफ बोकाई। क्या नाम है? जोसेफ बोकाई। क्लियर है? तो याद रखेंगे जोसेफ बोकाई कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लाइबेरिया के। और लाइबेरिया कहां पर है? अफ्रीका में है। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इनका जोसेफ बोकाई का, ये 22 जनवरी 2024 को होगा। अगर आपसे मैं यहां पर पूछ लूं कि लाइबेरिया की राजधानी कहां पर है, तो याद रखिएगा लाइबेरिया की जो राजधानी है वो है मोनरोविया। क्या नाम है? मोनरोविया। ठीक है? तो दोनों बातें याद रखेंगे, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और यहां पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोसेफ बोकाई। क्या नाम है? जोसेफ बोकाई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में APEC लीडर वीक 2023 का आयोजन 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच हुआ। और आगे पूछा जा रहा है इसकी थीम क्या थी? तो याद रखेंगे यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित APEC लीडर वीक 2023 की थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना।
सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण करना। क्लियर? तो याद रखेंगे, सभी के लिए लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण करना थीम के साथ 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एपीईसी लीडर वीक 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, लग्जमबर्ग के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है ल्यूक फ्रीडेन। क्या नाम है? ल्यूक फ्रीडेन। ठीक है, तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ल्यूक फ्रीडेन। क्लियर? तो याद रखेंगे, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ल्यूक फ्रीडेन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो याद रखेंगे, मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए हैं 17 नवंबर 2023 को। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। इस समय इनके बयान से काफी चर्चा है और इन्होंने भी कुछ बयान दिया है चीन से लौटने के बाद, और इनके 3 मंत्रियों ने कुछ बेतुका बयानबाजी कर दी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिनको बाद में इन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन मालदीव भारत के दृष्टिकोण से इस समय सही अनुकूल स्थिति में नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मालदीव के ये नए राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, जो कि चीन के सपोर्टर माने जाते हैं, और इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था वो 17 नवंबर 2023 को। क्लियर? और मालदीव की राजधानी माले। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, चक्रवात मिथिली कहां पर आया था? तो याद रखेंगे, जो चक्रवात मिथिली है ये बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर 2023 को आया था। तो चक्रवात मिथिली कहां पर आया? 17 नवंबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में। और अगला प्रश्न ये पूछा रहा है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर 2023 को चक्रवात मिथिली आया था, इसका नामकरण किसने किया था? तो याद रखेंगे, इसका नामकरण किया था मालदीव ने। क्लियर है? तो चक्रवात मिथिली का नामकरण किसने किया था? मालदीव ने। और चक्रवात मिथिली कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा रहा है कि जो मालदीव ने जो नाम रखा चक्रवात मिथिली, ये किसको प्रभावित किया? तो स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल की खाड़ी में आया तो भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनोवेशन हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, इनोवेशन हैंडशेक जो है ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। क्लियर है? और उद्देश्य क्या है इनोवेशन हैंडशेक का? तो याद रखेंगे, इनोवेशन हैंडशेक का उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। क्लियर है? और अभी आपने सैन फ्रांसिस्को का नाम एक संदर्भ में और पढ़ा था, वहीं पर एपीईसी लीडर वीक 2023 का आयोजन भी किया गया था। क्लियर है? तो वो भी याद रखेंगे। और यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में ही इनोवेशन हैंडशेक का आयोजन हुआ, और इसका उद्देश्य था कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय जो तकनीकी संबंध है उनको मजबूत करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रिटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप अर्थात सीएफई से बाहर हो गया है? तो याद रखेंगे, उस देश का नाम है रूस। क्लियर है? तो याद रखिएगा, रूस जो है ये ट्रिटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया। कब बाहर हुआ? 7 नवंबर 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे, ये क्यूएस यानी क्वाक्वा रेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई। क्लियर? यहां पर यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 जारी की गई, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे, ये 16वां संस्करण था। क्लियर है? और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के थे? तो याद रखेंगे, क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में जो कि 16वां संस्करण था, इसमें भारत के सर्वाधिक संस्थान 148 संस्थान इसमें शामिल थे। क्लियर? और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका था, तो याद रखेंगे, चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय का पहला स्थान था। क्लियर? तो याद रखेंगे, इसमें चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय का पहला स्थान था। इसमें 148 सर्वाधिक संस्थान भारत के थे, और क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 ये 16वां संस्करण था। क्लियर? इतनी बातें आप इसके संदर्भ में याद रखिए। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन था? कहने का मतलब यह है कि जो क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 था, जिसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर था, उसमें भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर था? तो याद रखिएगा, इसमें भारत का आईआईटी बॉम्बे शीर्ष स्थान पर था। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल रैंकिंग में इसका स्थान 40वां था, लेकिन भारत के संस्थानों में इसकी रैंकिंग शीर्ष थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की नवंबर 2023 में? तो याद रखेंगे, नवंबर 2023 में इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जो जारी की है, वो जारी की है आईईपी के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी के द्वारा नवंबर 2023 में इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया?
तो याद रखिएगा 17 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। कब किया गया? 17 नवंबर 2023 को। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? तो यहां पर दो फैक्ट आपको पता चले। सबसे पहली बात तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? भारत ने। यानी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। और भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 था, इसका आयोजन कब हुआ? तो 17 नवंबर 2023 को। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 था, जो कि 17 नवंबर 2023 को हुआ, ये दूसरा संस्करण था और इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO के द्वारा। तो याद रखेंगे WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा नवंबर 2023 में 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का जो सम्मेलन था, जिसकी 5वीं बैठक यानी COP5 का आयोजन कहां पर हुआ और कब हुआ? तो याद रखेंगे पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों की जो 5वीं बैठक हुई यानी COP5 जो हुआ वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ। क्लियर है? यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब से कब तक? तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों की 5वीं बैठक अर्थात COP5 का आयोजन किया गया। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? देखिए मैंने इसको अभी कोरिलेट किया था, नवंबर 2023 पूछ रहा है तो आपने कहा फिलीपींस ने, और अभी आपने दिसंबर में किस देश को पढ़ा है? इटली को। क्लियर है? तो याद रखेंगे नवंबर में फिलीपींस और दिसंबर में इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? अब देखिए यहां पर प्रश्न में ही दो फैक्ट आपको बिल्कुल ध्यान से समझने होंगे, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 था, ये किसके मेजबानी में हुआ? तो याद रखेंगे यूके की मेजबानी में। क्लियर है? तो जो पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 था, ये यूके की मेजबानी में हुआ। और दूसरी बात कि जो यूके की मेजबानी में पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकना। क्लियर है? और इस पर जो विश्व में जो पहला समझौता हुआ, उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तब आपका जवाब होगा 28 देशों ने। क्लियर है? अब आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि यूके की मेजबानी में पहले ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन 28 देशों के समझौते के साथ संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकना था। क्लियर है? और अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि समझौते का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इस समझौते का नाम था ब्लेचली घोषणा। क्या नाम था? ब्लेचली घोषणा। क्लियर है? तो याद रखेंगे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। अगर पहला प्रश्न पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा यूके में। दूसरा प्रश्न कि पहले ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा 28 देशों ने। और यह समझौता किस नाम से था? तो ब्लेचली घोषणा के नाम से। और ब्लेचली घोषणा का संबंध किससे है? तब आपका जवाब होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने से। क्लियर है? तो ये पूरी बातें आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अर्थात UCCN में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 55 शहरों को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 55 शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। क्लियर है? और ये वर्ल्ड सिटीज डे मनाया कब गया? 31 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया गया। कितने शहरों को? 55 शहरों को। और ये जो वर्ल्ड सिटीज डे मनाया कब गया? 31 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? अगला देखिए। पूछ रहा है कि इसमें भारत के कौन से शहर शामिल है? तो याद रखिएगा कि जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो शहर शामिल हुए टोटल 55, उसमें से 2 शहर भारत के थे।
एक था ग्वालियर और दूसरा था कोझीकोड। याद रखिएगा जो ग्वालियर को शामिल किया गया ये संगीत क्षेत्र के लिए और कोझीकोड को साहित्य के लिए। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो याद रखेंगे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई। क्लियर? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की 2 नवंबर 2023 को। क्लियर? तो याद रखेंगे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा जारी की गई। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में जारी किया गया एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 किससे संबंधित है। तो आपका जवाब होगा जलवायु परिवर्तन से। और किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूएनईपी के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा 11 देशों ने। क्लियर? तो यहां पर स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे कि 2030 तक टारगेट याद रखेंगे कब का है? 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किया 24 अक्टूबर 2023 को। कितने देशों ने? 11 देशों ने। अब उन 11 देशों के नाम क्या है? तो इसमें बांग्लादेश है, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। क्लियर? ये 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने 24 अक्टूबर 2023 को एक वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जो कि 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। इसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां किए गए। तो याद रखेंगे नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ वो कोलंबिया के बोगोटा में हुआ। कहां पर? कोलंबिया के बोगोटा में, जिसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है। तो याद रखेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई। तो याद रखेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी जो सीसीआई है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य बना है। और कब बना? अक्टूबर 2023 में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट फिको। क्या नाम है? रॉबर्ट फिको। तो याद रखेंगे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको। अच्छा, यहां स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्लियर? तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे आप कि रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर? रॉबर्ट फिको। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरिकेन ओटिस ने कहां पर तबाही मचाई है। तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 2023 को मैक्सिको के अकापुल्को में, कहां पर? मैक्सिको के अकापुल्को में 25 अक्टूबर 2023 को हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई है। कहां पर? मैक्सिको के अकापुल्को में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो याद रखिएगा ये जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 है इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज ने। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNUEHS। क्लियर है? तो याद रखेंगे UNUEHS ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है। तो सबसे पहली बात यह याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की असेंबली हुई ये 6वां सत्र था और ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच हुआ और याद रखिएगा मेजबानी की भारत ने। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 6ठे सत्र असेंबली की जो मेजबानी है वो भारत ने की और आयोजन हुआ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच। यहां पर एक बात और आप याद रखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है, तो याद रखेंगे 95वां सदस्य देश बना है कौन? चिली। क्लियर? ये बात भी आप यहीं पर कोरिलेट कर लीजिएगा, कौन बना है? चिली। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे उस संस्थान का नाम है ICAI। क्या नाम है? ICAI। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI।
और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार मिला है 17 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है, आईसीएआई को। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। और कब से कब तक? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच। क्लियर है? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो यूएनडब्ल्यूटीओ की बैठक हुई 16 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच, ये 25वीं थी और कहां पर हुई? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और यूएनडब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। क्लियर है? अगला देखिए, अब पूछा जा रहा है कि यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? यूएनडब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यूएनडब्ल्यूटीओ की जो 25वीं महासभा इसकी बैठक हुई उज्बेकिस्तान के समरकंद में, यूएनडब्ल्यूटीओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, ये गांव गुजरात राज्य में है और उस गांव का नाम है धोरडो। क्या नाम है? धोरडो। ठीक है, तो गुजरात का जो धोरडो गांव है, इसको यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। क्या नाम है? धोरडो। अब यहीं पर एक प्रश्न और को रिलेट करिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भी एक गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया। याद रखिएगा, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जिस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया उसका नाम है किरीटेश्वरी। क्या नाम है? किरीटेश्वरी। और ये गांव पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र के इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में जो इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है उनका नाम है डेनियल नोबोआ। क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे कि डेनियल नोबोआ ने सबसे कम उम्र में इक्वेडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। और कहां से संबंधित है? इक्वेडोर से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो याद रखिएगा, वन CGIAR में शामिल होने के लिए जो समझौता किया है उसका नाम है ICRISAT यानी अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्थात ICRISAT ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो CGIAR है इसका मतलब क्या है? तो CGIAR का मतलब है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। क्लियर है? तो देखिए, यहां पर अगर मैं इस पूरी बात को एक जगह समराइज कर दूं तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि CGIAR क्या है। तो आपने कहा कि खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। और इस वन CGIAR में किसने शामिल होने के लिए समझौता किया है? तब आपका जवाब होगा ICRISAT यानी अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई? 16 अक्टूबर 2023 को। तो याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 2023 को भारत और यूके के बीच जो 2+2 वार्ता हुई वो नई दिल्ली में हुई। क्लियर? डेट भी याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 2023 को। अगला देखिए, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि 16 अक्टूबर 2023 को किन दो देशों के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तब आपको जवाब देना होगा भारत और यूके के बीच। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो याद रखिएगा, जो ऑपरेशन चलाया गया इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। और कब से संबंधित है? 11 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इजराइल और हमास के युद्ध में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था भारत सरकार ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना है? देखिए, यहां पर जो IPC का फुल फॉर्म यहां पर दिया है, भारतीय भेषज संहिता आयोग। जरा IPC का इंग्लिश में भी फुल फॉर्म समझ लीजिए। IPC को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय भेषज संहिता आयोग। अब ये पूछ रहा है किसका सदस्य बना है? तो याद रखिएगा, ये सदस्य बना है PDG का, यानी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप अर्थात PDG का सदस्य बना है भारतीय
भेषज संहिता आयोग यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन अर्थात आईपीसी। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की है? तो याद रखिएगा तंजानिया की। तो यहां पर दो बातें आपको पता चली कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आपका जवाब हुआ सामिया सुलू हसन। और सामिया सुलू हसन किसकी यात्रा पर थी? भारत की। कब से कब तक? 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच। क्लियर है? तो याद रखेंगे किस देश की ये राष्ट्रपति है? तंजानिया की। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो सामिया सुलू हसन, और 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच भारत की यात्रा पर थी। अच्छा, तंजानिया की राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी डोडोमा। क्लियर? तो ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो याद रखिएगा जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की है। क्लियर है? किसको प्रदान की? सामिया सुलू हसन, जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, जो 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा पर थी। जेएनयू ने इन्हीं सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन, यानी भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है वो यूएसए के न्यू जर्सी में किया गया। कहां पर? यूएसए के न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर 2023 को। तो याद रखेंगे भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर? यूएसए के न्यू जर्सी में। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे ऑपरेशन आयरन स्क्वाडर्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन आयरन स्क्वाडर्स का संबंध किससे है? इजराइल से है, और इजराइल ने यह ऑपरेशन फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ प्रारंभ किया है। और अभी आपने पढ़ा था कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। क्लियर? तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर हेल्प ने जारी किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प ने। क्लियर? तो ये बात पूरी याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सूची में भारत का स्थान कौन सा है? कहने का मतलब यह है कि जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया उसमें भारत की रैंकिंग, और ये इंडेक्स कब जारी हुआ था? 12 अक्टूबर 2023 को। याद रखिएगा सूची में भारत का स्थान 111वां है। कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र जिसका नाम है वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर के द्वीपी राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सलवाई। क्या नाम है? चार्लोट सलवाई। तो याद रखिएगा ये जो चार्लोट सलवाई है ये कहां के प्रधानमंत्री बने? वानुआतू के। कहां के? वानुआतू के। और ये जो वानुआतू है ये प्रशांत महासागर का एक द्वीपी राष्ट्र है। क्लियर है? चार्लोट सलवाई। अच्छा, ये जो वानुआतू है इसकी राजधानी तो याद रखिएगा पोर्ट विला। क्लियर है? वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है, और इस वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने चार्लोट सलवाई, और ये जो वानुआतू राष्ट्र है ये प्रशांत महासागर का द्वीपी राष्ट्र है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अर्थात एआईबीडी का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन चुना गया? तो याद रखेंगे भारत। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत एआईबीडी का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि एआईबीडी क्या है तो याद रखिएगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। क्लियर है? और इसका तीसरी बार अध्यक्ष बना है भारत। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखेंगे यूएसए के ह्यूस्टन में, यानी टेक्सास में। क्लियर है? तो याद रखेंगे यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास में, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, वहां का ये पहला गांधी संग्रहालय है। क्लियर है? तो यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास में उत्तरी अमेरिका का ये पहला गांधी संग्रहालय है। क्लियर है? तो ये स्पष्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे यूएसए के मैरीलैंड में। कहां पर? यूएसए के मैरीलैंड में। तो याद रखिएगा यूएसए के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसको कहा गया स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, उसका अनावरण किया गया अक्टूबर 2023 में। कहां पर? यूएसए के मैरीलैंड में। क्लियर है?
और यहां पर यह बात भी साथ ही साथ याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को हुआ वो यूएसए के टेक्सास के ह्यूस्टन में। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्लियर है? तो याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी किया। अब पूछ रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में कितने देशों को रैंकिंग दी गई? तो याद रखिएगा 132। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है जिसमें 132 देशों को रैंकिंग दी गई उसमें शीर्ष रैंक पर कौन है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, तो याद रखिएगा 40वां। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट याद रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे 78वें। क्लियर है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें उच्च स्तरीय खंड का आयोजन 18 से 26 सितंबर 2023 के बीच हुआ। और अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ 18 से 26 सितंबर 2023 के बीच, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की। किसने? डेनिस फ्रांसिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो क्रम याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 78वां सत्र था जो कि 18 से 26 सितंबर 2023 के बीच हुआ और इस 78वें सत्र की जो अध्यक्षता है वो डेनिस फ्रांसिस ने की। क्लियर है? अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जो डेनिस फ्रांसिस है इनका संबंध किस देश से? तो याद रखिएगा ये जो डेनिस फ्रांसिस है इनका संबंध है त्रिनिदाद और टोबैगो से। कहां से? त्रिनिदाद और टोबैगो से। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो याद रखिएगा त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया जो कि 78वां सत्र 18 से 26 सितंबर 2023 के बीच हुआ। तो याद रखेंगे डेनिस फ्रांसिस और कहां के? त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई सितंबर 2023 में ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। तो याद रखिएगा टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है सितंबर 2023 में। क्लियर? और आपसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन की सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो याद रखिएगा इसमें शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। क्लियर? तो याद रखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। क्लियर? और अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, तब आप जवाब दीजिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। क्लियर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसमें भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है। और इस तरह ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा 22 सितंबर 2023 को संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की जो घोषणा की है वो की है I2U2 ने। अब ये I2U2 क्या है? तो देखिए I2 का मतलब 2 टाइम्स I। पहले I का मतलब है इंडिया और दूसरे I का मतलब है इजराइल, और पहले U का मतलब है UAE और दूसरे U का मतलब है USA। क्लियर है? तो I2U2 जो है इसमें 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और इस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है 22 सितंबर 2023 को। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने मिलकर साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है 16 सितंबर 2023 को। और याद रखिएगा इस समझौते की घोषणा कहां की गई? तो बामाको में। कहां पे? बामाको में, जो कि माली की राजधानी है। क्लियर है? तो याद रखेंगे माली की राजधानी बामाको में माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्लियर? अब यहां पर अगर हम एक फैक्ट देखें कि माली की राजधानी तो आपने देख ली बामाको, क्या आपको बुर्किना फासो की राजधानी मालूम है? तो याद रखिएगा ओगादोगो। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगादोगो और नाइजर की राजधानी है नियामी। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन अर्थात UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा USA के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? USA के न्यूयॉर्क में। क्लियर? और कब हुआ? 20 सितंबर 2023 को।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ये विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई वो किस क्रम की थी, 45वीं। और 45वीं विश्व धरोहर समिति का आयोजन कहां पर हुआ, सऊदी अरब के रियाद में। क्लियर है, सऊदी अरब के रियाद में। और कब से कब तक, तो 10 से 25 सितंबर 2023 के बीच। तो याद रखेंगे 10 से 25 सितंबर 2023 के बीच सऊदी अरब के रियाद में 45वीं विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया। क्लियर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जिन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया उसमें है पहला शांति निकेतन और दूसरा है होयसल का पवित्र मंदिर समूह। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि जो भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया उसमें शांति निकेतन है, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल। और होयसल के पवित्र मंदिर समूह, तो याद रखिएगा होयसल का जो पवित्र मंदिर समूह है ये कर्नाटक राज्य में है। क्लियर, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या है वो कितनी होगी, 42। क्लियर है, तो याद रखेंगे भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया 17 सितंबर 2023 को। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया, जोहान्सबर्ग में। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा अमेरिका के उस शहर का नाम है लुइसविले। क्या नाम है, लुइसविले। ठीक है, केंटकी में है लुइसविले। तो याद रखेंगे अमेरिका के शहर का नाम है लुइसविले जिसने सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है। और जो लुइसविले में सनातन धर्म दिवस मनाया गया वो कब, 3 सितंबर को। क्लियर है, तो याद रखेंगे 3 सितंबर को अमेरिका के शहर लुइसविले ने सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है। क्लियर, तो ये पूरी बात याद रखेंगे कि सनातन धर्म दिवस कहां पर, लुइसविले में, अमेरिकी शहर है। और कब मनाया गया सनातन धर्म दिवस, 3 सितंबर को। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अमेरिकी राज्य ने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो याद रखिएगा उस अमेरिकी राज्य का नाम है जॉर्जिया। क्लियर है, तो याद रखेंगे अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में विश्व हिंदू विरासत माह घोषित किया गया अक्टूबर 2023 में। क्लियर, तो ये दोनों फैक्ट आप एक जगह याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। तो याद रखेंगे लीबिया में डेनियल तूफान ने सितंबर 2023 में भयंकर तबाही मचाई है। क्लियर है, तो लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई, डेनियल ने। और कब, सितंबर 2023 में। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई। तो याद रखिएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की यानी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये जो रैंकिंग है 2023 ये जारी की गई सितंबर 2023 में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्टर के द्वारा। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2023 सितंबर 2023 में जारी की गई। अब अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो याद रखिएगा शीर्ष स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है। क्लियर, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की जो सूची जारी की थी यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा उसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा भारत का 30वां स्थान है। क्लियर, यानी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की जो रैंकिंग 2023 की है जिसको यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई उसमें स्विट्जरलैंड तो नंबर 1 पर है, उसमें भारत का स्थान 30वां है। कौन सा स्थान है, 30वां, याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया। तो याद रखिएगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया। कब किया गया, 9 सितंबर 2023 को। तो याद रखेंगे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो याद रखिएगा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो अमेरिका के द्वारा 6 सितंबर 2023 को किया गया। तो याद रखेंगे मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, अमेरिका ने। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है तो याद रखिएगा ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है यानी आईसीबीएम मिसाइल। क्लियर है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का जो सफल परीक्षण है वो 6 सितंबर 2023 को अमेरिका ने किया। किस तरह की मिनटमैन 3 मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2023 को तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर? तिमोर लेस्ते में। अच्छा, तिमोर लेस्ते की राजधानी एक बार पूछ ली गई थी, तो याद रखिएगा तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी दिल्ली है, क्लियर है? तो याद रखिएगा तिमोर लेस्ते की राजधानी। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा 7 सितंबर 2023 को की है, क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नेपाल के ललितपुर में। और कब से कब तक? तो 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच। तो याद रखिएगा नेपाल के ललितपुर में 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, क्लियर? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ललितपुर नेपाल में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच हुआ, इस महोत्सव में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो याद रखिएगा काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया, क्लियर? तो याद रखेंगे देशों के नाम। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे सितंबर 2023 में 4 से 7 सितंबर 2023 के बीच 43वें, क्रम जरूर याद रखिएगा, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो स्पष्ट याद रखेंगे 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में 4 से 7 सितंबर 2023 के बीच हुआ, क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी के द्वारा जारी की गई। तो याद रखेंगे विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 आईएमडी के द्वारा, और आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग सितंबर 2023 में जारी की गई, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा 64, यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में 64 देश हैं। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, क्लियर है? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में जिसको आईएमडी ने जारी किया, इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत 56वीं रैंकिंग पर, क्लियर है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक 56वीं है, क्लियर? तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो पार्ट है वो है आर्थिकी से संबंधित, क्लियर? आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में आर्थिकी और अन्य पार्ट के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत